प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, फिजिक्स गुरु। आज के लेक्चर में हम लोग बोर मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। बोर मॉडल की अवधारणाएं, अभिग्रहित, पोस्टुलेट वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोर का परमाणु मॉडल, या इसे बोर की अवधारणा या अभिग्रहित बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, तो हम हेडिंग डालेंगे इसकी, बोर का परमाणु मॉडल। इसके कई और भी नाम, नील्स बोर पूरा नाम है, ठीक है। या इसको ये भी बोल सकता है बोर की अवधारणा, परमाणुवीय अवधारणा, या बोल सकते हैं बोर की परमाणु अभिग्रहित। हिंदी मीडियम में शब्द का उपयोग होता है ग्रहित, या इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, या बोर एटॉमिक मॉडल, या पोस्टुलेट ऑफ बोर। अब ये क्या कहता है उसकी बात समझें। अभी तक जो हमने मॉडल पढ़े हैं उनसे थोड़ा ये हटके, पर उनका ही उपयोग करके इसने अपना मॉडल डिजाइन किया। इसकी 3 अवधारणाएं मुख्यतः है। प्रथम अवधारणा इस प्रकार रहेगी, तो हम क्या कहते हैं उसकी प्रथम अवधारणा को, पहले इसको 3 अवधारणाओं में डिवाइड किया है। प्रथम अवधारणा क्या कहती है वो समझें। देखिए, रदरफोर्ड, कल हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था, रदरफोर्ड फेल हो गया था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो लगातार ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो अंत में वो क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन बोर कहता है ऐसा नहीं होगा। बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तथा जब ये वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अतः जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो वो नाभिक में नहीं गिरेगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम लोग को देखेंगे। ये क्या कहता है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इस कह सकते हैं इस वर्ताकार पथ को कक्ष या कोश या ऑर्बिट, इंग्लिश में बोल सकते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, कहते हैं। ये तो वही मतलब जो बात करता है कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कक्ष या कोश या कक्षा, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखें, इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इस तरह से चलता रहता है। पहली कक्षा 1, 2, ये 3 ऐसे चलता रहता है। तो उसके बाद अपन देखते हैं इन कक्षाओं का नाम भी बताया था, K, L, M, N ऐसे चलता रहता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगाता है, इसी प्रकार दूसरे में चक्कर लगाता है, तो इन प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, जो हम इस चैप्टर में ज्ञात भी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम कहते हैं प्रत्येक कक्ष या कक्षा या कोश
कि ऊर्जा नियत होती है, ऊर्जा नियत होती है अतः इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये बाद में बहुत काम आएगा जब अपन सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पढ़ेंगे। तो अभी तक क्या क्या लिखा हम लोगों ने कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते इसे क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। और जब कक्ष में चक्कर लगाता है तो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर हमने कहा इन प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, अतः कक्ष को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। तो अब एक बात और है, जैसे कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो अभी केंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के क्या होता है, बराबर। और रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो हम यहाँ ये भी लिखेंगे, इसकी गणितीय बात भी होगी, क्या कह सकता है कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अपकेंद्रीय बल के क्या होता है, बराबर। अपकेंद्रीय बल के क्या होता है, बराबर। अभिकेंद्रीय बल को हम फॉर्मूला लेते हैं mv²/r बराबर। अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, K(Q1)Q2/r²। ये कौन सा बल है, कूलाम बल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इमुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये वर्तीय गति की शर्त होती है, जब भी वर्तीय गति आए दिमाग में इसका ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। अभी मान लीजिए नाभिक है और ये पहला कक्ष है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, कक्ष के चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम परमाणु त्रिज्या कहेंगे, जो हमने स्मॉल r से लिखा है। अब यहाँ पर दो आवेश, हमको ये Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए। एक तो आवेश होगा नाभिक का और एक होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नाभिक का आवेश जो होता है, नाभिक का आवेश वो होता है Ze के बराबर। ये क्वांटीकरण के नियम से आया, आवेश के क्वांटीकरण के नियम से आया। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोगों को पता है कि आपने ऐसा पढ़ा था xz(a) है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और थॉमसन कहता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन होता है। आवेश केवल किस पर होता है, प्रोटॉन पर। तो कितने प्रोटॉन होंगे, Z। तो प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, E। तो Z पर कितना हो जाएगा, Ze। तो ये आया नाभिक का आवेश जिसको हमने Q1 से लिखा। फिर दूसरा आवेश किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश वो क्या हो जाएगा, केवल E, एक इलेक्ट्रॉन है। और सबसे बड़ी बात है बोर का जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है। धीरे धीरे अपन और इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर आप कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r बराबर K। Q1 की जगह क्या ले दोगे, Ze। Q2 की जगह क्या ले दोगे, E/r²। अब r से r कट सकता है लेकिन हमें जरूरत होगी तो काटेंगे, अदरवाइज हम इसको यहीं रखेंगे। तो Kze²/r², ये प्रथम अवधारणा कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, प्रथम अवधारणा। तो ये देखिए आपने प्रथम अवधारणा। द्वितीय अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं। तो बोर की द्वितीय अवधारणा, दूसरी अवधारणा को क्वांटम प्रतिबंध की शर्त भी कहते हैं। तो ये क्वांटम प्रतिबंध क्या होता है वो अभी देखेंगे। दूसरी अवधारणा क्या कहती है, अब आपको पता है पहली अवधारणा ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। तो पूछा गया भी कौन से वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, कब तक लगाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग nh/2π होता है, nh/2π होता है। तो प्यारे बच्चों एक बार वापिस, बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग nh/2π होता है। तो लिखेंगे क्या, देखिए इधर, तो यहां हम हेडिंग डालेंगे द्वितीय अवधारणा, द्वितीय अवधारणा, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट, इसको हमने क्या बोला, क्वांटम प्रतिबंध की शर्त भी होती है, ठीक है। तो क्या कहता है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग
NH/2 होता है, NH/2 होता है। अब आपको पता है कोणीय संवेग, ये मतलब यहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई है, कोणीय संवेग, वो किसके बराबर होना चाहिए, NH/2 के। प्यारे बच्चों, कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा था, L बराबर होता है R इंटू पी। R होती है, ये कह सकते हैं घूर्णन त्रिज्या या वर्तीय त्रिज्या बोल सकते हैं सिंपल से, ठीक है, अक्ष से दूरी ये भी बोल सकते हैं। P हो गया रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। भैया R का वैल्यू, R का मतलब घूर्णन अक्ष की त्रिज्या भी कह सकते हैं, तो अपन सिंपल ही लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं, तो ये हो जाएगा L की जगह R इंटू पी बराबर NH/2, ठीक है। और P का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, P बराबर mv, तो m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग या रेखीय वेग, लिखेंगे यहाँ पर वेग या रेखीय वेग। तो R इंटू mv बराबर NH/2, तो पूरा क्या लिख सकते हैं इसको, mvr बराबर NH/2। ये है बोर की द्वितीय अवधारणा, ठीक है। इन सब के वेरिएबल का नाम आना चाहिए आपको। m का मतलब जो कण गतिशील है कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v का मतलब आप जान चुके हैं, v का मतलब रेखीय वेग। n का मतलब क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या जो कि आपको पता है n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। e का मतलब k l m n ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद चर्चा में लाते हैं हम। h का मतलब आप सबको पता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू याद आनी चाहिए 6.62 × 10⁻⁻34 जूल्स के साथ, ठीक है। और H/2 को एक नया वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, H कट या H स्ट्राइक, ठीक है। तो ये भी लिख सकता है mvr बराबर NH कट, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये थी द्वितीय अवधारणा। तृतीय अवधारणा क्या बच्चों, तृतीय अवधारणा आप लोगों को H कट की वैल्यू कमेंट करके मेरे को भेजनी है, ठीक है। H कट की क्या वैल्यू होती है आप ढूंढ के बताएं मेरे को, ठीक है। मैं भूल गया हूं, उसको आपको बताना है, ठीक है। तृतीय अवधारणा, इसको ऊर्जा प्रतिबंध बोलते हैं। अब एक बात बताओ सर कि यहाँ पर आपने इसको क्वांटम प्रतिबंध क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम संख्या की बातें चल रही है। अब ऊर्जा प्रतिबंध का मतलब यहाँ ऊर्जा की बात होगी। अब तीसरी अवधारणा क्या कहता है, आप लोगों को पता है रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता रहता है, तो वो बात फेल हो चुकी थी। अब ये भी इसकी बात को कैसे क्लासिफाई करेगा, कैसे समझाएगा, वो देखते हैं हम लोग। कि ये कहता है इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। ऐसा क्यों होता है सब अपन देखेंगे आगे लेक्चर में। फिलहाल आपको सिंपल, आपको तीसरी जो पोस्टुलेट है, तृतीय अवधारणा है, तो समझना है कि मान लीजिएगा ये दो ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर, और ये निम्न ऊर्जा स्तर है। यदि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, ठीक है। अब ये मान लो इसकी ऊर्जा E1 है, इसकी ऊर्जा क्या है, E2। तो देखिए निम्न से उच्च में जाएगा तो कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जो इन ऊर्जाओं का अंतराल होगा। उच्च से निम्न में आएगा तो कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जो इन दोनों ऊर्जा उस तरह का क्या होगा, अंतराल। सपोज दैट इसकी ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर में यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इधर यहाँ से यहाँ कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा हो, 4। तो पहले से कितनी है, 2, तो 2 का अवशोषण करेगा तो फट वो क्या आ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में है, इसको निम्न में आना है, निम्न में आएगा क्योंकि अस्थायी होती है, हम सब पढ़ेंगे उत्तेजन अवस्था क्या होती है, कौन स्थायी होता है कौन अस्थायी होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ आएगा तो देखिए यहां से यहाँ आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा है, और यहाँ आएगा कितनी, 2, तो कितनी त्याग लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब डेल्टा E जो होगा E2 - E1 ऊर्जा उत्सर्जित
करे या अवशोषित करे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अब इसके बारे में थ्योरी क्या लिखेंगे अपन लोग, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो किसके रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। तो फोटोन की ऊर्जा आप सबको पता है E बराबर h न्यू होती है। तो ये था आपकी बोर की द्वितीय अवधारणा। इन तीनों अवधारणाओं का उपयोग करते हुए आगे का मॉडल पूरा चलेगा, अलग अलग डेरिवेशन आएंगे, इंटरेस्टिंग है। और काफ़ी जो आप पढ़ रहे हैं इन लोगों को मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इन वीडियो को आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जब मतलब आपको लगता है कि आपका पार्ट थोड़ा रफ हो रहा है, मतलब थोड़ा लाइट हो रहा है, तो उसको एक वीडियो की प्लेलिस्ट को लेके पूरा एक दिन में आप 3-4 घंटे में देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो जाएंगे, और इस वैश्विक बीमारी है उसके दौरान घर बैठा बच्चा इन सबको पढ़ पाएगा। आप लोगों के भाइयों को ही फायदा होगा बच्चों, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।